अब हम बात करते हैं इनके आईपीओ प्रोसीड्स के बारे में। ये आईपीओ जैसे कि ये 920 करोड़ रुपीस इनको आईपीओ से मिलेंगे, उसमें 600 करोड़ रुपीस मिलेंगे फ्रेश इशू में। फ्रेश इशू जैसे आप लोगों को पता होगा कि फ्रेश इशू कंपनी अपने लिए अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकती है, तो कंपनी इस चीज को अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकती है, तो 600 करोड़ रुपीस कंपनी को उस पर्पस के लिए मिलेंगे। और ऑफर फॉर सेल इसमें से 320 करोड़ का है, तो 320 करोड़ मतलब ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा, या जो इन्वेस्टर्स लिस्टिंग से पहले प्रमोटर के पास है अगर वो भी सेल कर रहे हैं तो उनके पास भी जाएगा। इसमें मेजॉरिटी जो शेयर है प्रमोटर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, और लेकिन इनका एक इन्वेस्टर आरसीपीवीपी करके वो भी अपना थोड़ा स्टेक सेल कर रहा है, तो ये पैसा उसके पास भी जाएगा 320 करोड़। अब आते हैं फ्रेश इश्यू के ऊपर 600 करोड़ रुपीस जो कंपनी के पास आएगा। कंपनी क्या करेगी कि अपना डेट, मोस्टली ये कंपनी ने लिखा हुआ है कि अपना फुल्ली पे डेट पे कर सकती है, जो कि अराउंड 550 करोड़ रुपीस है। और कंपनी अगर अपना ये डेट पूरा का पूरा रीपे कर रही है तो आप ये समझ लीजिए जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है वो कंपनी अपनी सेव करेगी। और जब कंपनी एक बार अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट सेव करेगी तो उसके मार्जिन्स काफी अच्छे होंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे टाटा मोटर्स ने अपना जो स्टेक है, जो टाटा टेक की जो सब्सिडरी है, ये इसको लेकर आए थे आज से 2-3 मंथ्स बैक। जो भी इनको पैसा मिला था टाटा टेक को, इन्होंने वो पैसा अपना जो टाटा मोटर्स के डेट हैं उसको रीपे किया था। और आप देखिए जो कल रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। इन्होंने अपना इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बचाया है, और इन्होंने वो मेंशन भी किया है। तो दैट इज व्हाट यू शुड ऑलवेज सी, जब भी कंपनी अपना डेट रीपे कर रही होती है और उनका डेट नेग्लिजिबल जीरो तक पहुंच रहा होता है, तो डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छा इंटरेस्ट कॉस्ट सेव करेगी। दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑल्सो कि कंपनी अपने आईपीओस को लेकर आती है। ऑफ कोर्स और भी रीजन होते हैं जैसे विजिबिलिटी है, तो बट ये भी एक दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन डेट ऑल्सो, लाइक रीपेइंग द डेट ऑल्सो। उसके बाद ये अपने बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने हर बार आईपीओ में आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे थोड़ी सेबी की गाइडलाइन होती है कि आप 25% से ज्यादा जितनी आपकी प्रोसीड्स आ रही हैं उससे 25% से ज्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वन थिंग। सेकेंड थिंग, सेबी की गाइडलाइन के बाद हर अमाउंट वो बोर्ड ऑथोराइज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उस कंपनी के होंगे वो ऑथोराइज करेंगे, तभी आप यूज कर सकते हो। थर्ड थिंग, डीआरएचपी में आपको मेंशन करना है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है क्या, थोड़ा क्लियरिटी में आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है रिपेयर्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सैलरीज के लिए, और जो ऑर्डिनरी खर्चे होंगे उसके लिए, या जो इनको टैक्स पे करने होंगे उसके लिए। इन्होंने ये कुछ आपको दीज थिंग्स लाइक दे हैव मेंशन्ड दैट। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये सेबी भी इसमें गवर्न, सेबी की गाइडलाइंस भी आपको देखनी पड़ेंगी। बोर्ड से जो अमाउंट करते हैं वो ऑथोराइज्ड बोर्ड का स्टैंप होना उसमें जरूरी है, और उसके बाद उसका जो पर्पस है वो डीआरएचपी पे भी में भी मेंशन्ड होता है। आगे इसमें जब अब ये आईपीओ की डिटेल्स थी, अब थोड़ा इसकी ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का ये मानना है कि इनका जो इंटरनेशनल ट्रेवल है वो फर्स्ट हाफ तक जो है वो रिकवर हो जाएगा फाइनेंशियल 25 तक। और जब इंटरनेशनल ट्रैवल इनका पूरा रिकवर होता है, सिंस कि इनका जो होटल जो पार्क है वो काफ़ी प्रीमियम इसमें आता है, और प्रीमियम और अपस्केल में आता है, वो कस्टमर्स के लिए होता है, लेजरी कस्टमर्स के लिए, तो वो डेफिनेटली इनको काफ़ी अच्छी तरह से इम्पैक्ट रेवेन्यू देगा फाइनेंशियल 25 से। फिर इनका जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है, इन्होंने ये बताया है कि ये 20% इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो बढ़ चुका है लास्ट ईयर से। और जैसे रीजंस भी अब आपको बताई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी गुड। तो एक्सप्रेस वेज हैं आजकल, आपको मतलब कि जो काफ़ी एक्सप्रेस वेज हैं
जो बन चुके हैं, काफ़ी एक्सप्रेसेस हैं, चाहे मुंबई टू दिल्ली एंड ऑल दैट, वो भी सब बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो कंपनी ने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रा के कारण भी क्योंकि इनके होटल्स जो में लोग आ जाते हैं और एयरपोर्ट्स भी अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके कारण भी इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिला है। कंपनी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और उसका जो इनका जो एक्सपीरियंस है वो 5 डेकेड्स का है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बजट। इस बार बजट जो आया है उसमें सीतारामन जी ने भी बजट के बारे में बताया था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म जो लोन्स लेने हैं इंटरेस्ट फ्री, आप स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनकी हेल्प करेगी, और काफ़ी स्कीम्स भी ये लेकर आ रहे हैं। और ये साथ में अगर आप ये देखें कि एक्सप्रेस वे भी अगर मैं जोड़ लूँ, ऊपर के एक्सप्रेस वे भी, तो ये हमें काफ़ी, ये एक्सप्रेस वे भी अगर हम जोड़ लें तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्रेस वे प्लस अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे लेकर जैसे ये सब आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर देगा और ये बिजनेस लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छा, ये सेक्टर ऑल टुगेदर आई कैन से ये ग्रो करेगा। और ये देखेंगे कि ये सेक्टर, अगर मैं आपको बताऊं, ये सेक्टर कोविड के बाद स्टार परफॉर्मेंस बन चुका है। अब आप जितने भी होटल के प्राइसेस उस समय देखेंगे, जो भी स्टॉक प्राइसेस हैं, EIH है या जो भी है, इंडियन होटल है, ये बिलो 100 थे और आज 500 रुपीज़ का इंडियन होटल्स हैं एंड EIH होटल्स भी आज 325 330 के करीब है। तो ये सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म किया है बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि पीपल आर स्पेंडिंग मोर नाउ आफ्टर द कोविड। एक तो ये रीज़न है और ये एक चलते जा रहा है कि पीपल आर स्पेंडिंग ऑन दैट, पीपल वांट टू एंजॉय, और एक तो ये भी है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये इस इंडस्ट्री ने क्या किया है, मैंने एक बार पुनीत चटवाल का इंटरव्यू देखा था जो इंडियन होटल्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बताया था कि नाउ जो होटल इंडस्ट्री है कोविड के बाद उनको ये पता चल गया कि कहां कहां पे कॉस्ट सेविंग करनी पड़ती है, और कॉस्ट सेविंग्स जहां पर ये इनको पहले जो जहां पे इनकी कॉस्ट ज्यादा होती थी, अब इनको पता चल गया कि कोविड में, क्योंकि क्या हो रहा था, इनकम तो आ नहीं रही थी, तो लोग तो इनको अपनी कॉस्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। तो इनको कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है, इन्होंने सेव करने का मैकेनिज्म ढूंढे। ये अपने ड्राइंग बोर्ड पे गए, इन लोगों ने, सबने, होटल इंडस्ट्री ने मैकेनिज्म ढूंढे किस तरह से अपनी कॉस्ट को ये स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज अब ये फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उसके कारण एक तो ये यहां से इन्होंने अपनी कॉस्ट इन्होंने सेव करी है। तो उसके कारण क्या होगा कि अगर आप देखेंगे इनकी अर्निंग्स काफी अच्छी आई हैं। 2 दिन पहले ही इंडियन होटल्स का रिजल्ट आया था और उसकी अर्निंग भी काफी अच्छी आ रही है, उसके मार्जिन्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो एक ये था, और दूसरा, इवन इनफैक्ट इंडियन होटल ही 3 इयर्स बैक इंडियन होटल्स ने ही राइट शेयर्स अपने निकाले थे, राइट इशू निकाला था, और उसके कारण इंडियन होटल्स ने पूरा का पूरा अपना डेट रीपे किया था। सेम थिंग होटल पार्क, जो अपना पूरा का पूरा डेट इस IPO से पे करेगा और वो भी अपना इंटरेस्ट कॉस्ट आने वाले टाइम पे बचाएगा। तो ये एक काफ़ी एक अच्छा सेक्टर हो चुका है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। और एज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री 10% अराउंड 10.5% की डिमांड है और सिर्फ 7% की सप्लाई है, तो यहाँ पर काफ़ी गेन मिलेगा। और अगर हम होटल पार्क के बारे में बोलें तो ये अपने डबल कर रहे हैं होटल के रूम्स को, और उसके बाद इनके जो पाइपलाइंस में 22 होटल्स हैं और इसमें 16 इसमें मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वाले होटल्स भी हैं, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। अब आते हैं जरा इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। इनका फाइनेंशियल 21 में सेल्स था 190 करोड़ रफली, और उसके बाद वो बढ़ के 524 करोड़ का हो गया है। तो रफली ये सेल्स 275% बढ़ा है। इनका अगर हम लॉस देखें तो -75 करोड़ था ये फाइनेंशियल 21 पे, ये 48 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट फिगर हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पे मैंने एक परसेंटेज भी दी है कि पहले ये 62% बढ़ा था, फिर 270% बढ़ा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से इनका इवन प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। इनके अभी 6 मंथ्स के ही सेल्स की बात करें तो ये 272 करोड़ की इनकी सेल्स हुई है, और इसमें इनको प्रॉफिट लगभग 22.95 इनको करोड़ रुपीस का हुआ है। और अगर 6 मंथ्स टू 6 मंथ्स 23 की अप्रैल 23 से सितंबर 23
और अप्रैल 22 से सितंबर 22 की बात करें तो उसमें 17% की इंक्रीज हुई है। इनका पैट भी इस तरह से 24% बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर आप देखेंगे इनके जो डेट हैं वो 593 करोड़ के हैं और वो लगभग 597 करोड़ तक, मतलब ये डेट यहाँ तक इनके सेम ही है। ये 30 सितंबर के हैं, अभी इनका डेट 550 करोड़ तक लगभग हो चुका है। अब हम थोड़े से इनके जो रेवेन्यू है, ये 524 करोड़ रुपीस ये जो रेवेन्यू है इसके बारे में बात करेंगे। इसको मैंने थोड़ा स्प्लिट किया है थोड़ी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग में। 524 करोड़ का जो रेवेन्यू है इसमें से इनको जो होटल्स मैंने आपको जैसे बताए थे 30 होटल्स में से 7 होटल्स ये डायरेक्ट ओनरशिप ये करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें से मिलता है 447 करोड़। जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जहां पे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, अपने मैनेजमेंट को बेचते हैं, डे टू डे ऑपरेशन या स्ट्रैटेजिक जो भी एग्रीमेंट्स हैं इनके दूसरे होटल दूसरे ओनर्स के साथ, उसमें इनको मिलता है 9.4 करोड़। और इन्होंने जो खुद के 3 होटल लीज किए हैं वहां से इनको मिलता है 23.5 करोड़। तो यहां पे आप देखेंगे सबसे अच्छा बेनिफिट मतलब इन होटल इंडस्ट्री को डायरेक्ट ओनरशिप पे ही मिलता है। और ये डायरेक्ट ओनरशिप में आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने ग्रोथ में ये बताया हुआ है कि ये अपने होटल्स डबल कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंपनी को काफ़ी अच्छा और भी बेनिफिट मिल सकता है।